डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है? जो पहले सीईटी एग्जाम थे इट वाज अ स्टेट एग्जाम, बट अभी जो नीट एग्जाम है इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ सेम क्वेश्चन पेपर सबको आता है। ओके। तो इसके लिए उनके जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड दे गिव द शेड्यूल फॉर इट। और जो रैंकर्स होते हैं उनके लिए व्हाट वुड यू प्रिफर, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस? लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट ओवर प्राइवेट कॉलेज, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। Okay. गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहता है, तो फिर लोग इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फर्स्ट ईयर में वी हैव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इज इट नेसेसरी ऑन डेली बेसिस टेक मल्टीविटामिन्स? मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे नेसेसरी नहीं है। पैरासिटामोल इज नॉट एन एंटीबायोटिक। प्रोटीन्स अगर ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 8 साल लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल, आपका होस्ट एंड दोस्त। स्ट्रगल टू सक्सेस पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू आवर लास्ट 3 पॉडकास्ट, जहां पे मैं आशा करता हूं कि हमारे कई स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फायदा हुआ रहेगा। एंड दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी फील्ड के बारे में जिनकी निष्ठा और परिश्रम की वजह से हमारी जिंदगी काफी सरल हो जाती है। यस, हम लोग आज बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे कि डॉक्टर्स बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर है और उसमें आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में। तो उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर धनश्री मेस्त्री। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मैम, कृपया आप अपने बारे में पहले बताइए, आप एग्जैक्टली आपने पढ़ाई कहाँ से की एंड होलसेल आपके लाइफ के बारे में। Thank you so much. Thank you for inviting me for this podcast. I'm very excited for discussing कि हम जो भी MBBS की प्रोसीजर होती है, कैसे MBBS में एंटर किया जाता है और आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस विद यू। आई एम डॉक्टर धनश्री मेस्त्री. I have completed my MBBS from GMC Meerut. Okay. And I have completed my DNB General Medicine from Jagjeevan Ram Railway Hospital. अभी मैं एज सीनियर रेसिडेंट जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। सो ये जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल आपने जो नाम लिया, ये कहाँ पे है? मुंबई सेंट्रल में। मुंबई, मतलब मुंबई से ही आप Yes. प्रैक्टिस वगैरह वहाँ से हो रही है? Yes. सो मैम, लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन। व्हाई डॉक्टर? मतलब डॉक्टर ये फील्ड आपने क्यों चुनी? इसका डिसीजन एक ऐसे कोई एक पॉइंट पे ऐसे डिसाइड हुआ ऐसे नहीं है। इट वाज ग्रेजुअली मेड डिसीजन। मेन रोल मेरे दादा दादी उन्होंने प्ले किया था। मतलब वी आर फ्रॉम अ नॉन मेडिको फैमिली। ओके। तो उनका ऐसे ड्रीम था कि कोई एक फैमिली में डॉक्टर हो। एंड बचपन से मेरी पढ़ाई की तरह चाह देखते हुए दे ऑलवेज उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया उस बारे में। एंड हमेशा डॉक्टर इस प्रोफेशन के बारे में बहुत फैसिनेशन होता था। बहुत रिस्पेक्ट होता था कि जब भी कोई बीमारी हो डॉक्टर के पास चले जाते थे। तो उनकी बात करने से, सिर्फ उनके देखने से और थोड़ी बहुत दवाई खाने से 2 दिन में एकदम तबीयत ठीक। इट फेल्ट लाइक मैजिक। तो धीरे धीरे ऐसे ही डॉक्टर्स के बारे में और जानना हुआ। एंड ऑल ऑफ दिस, द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, देयर सर्विस टुवर्ड्स द कम्युनिटी, all of this drew me towards this profession. ओके, मतलब एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस पहले से आपके दिमाग में चल रही है? Yes. ओके मैम, सो ये आपने जैसे बोला कि पढ़ाई में आपका लगाव काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर से घर से वो सपोर्ट मिला, तो ये डॉक्टर बनने का फैसला आपने ये कब लिया? एक पर्टिकुलर एज में, तो 10th में अच्छे परसेंटेज आए तब वो डिसीजन लिया गया या फिर 12th के बाद? मतलब व्हेन वाज दैट, मतलब आपने ये डिसीजन कब लिया था? मेरा 10th 2014 में ख़त्म हुआ। ओके। तभी ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं। हाँ। इफ़ यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो, मैथ्स साइंस जम रहा है, तो फिर साइंस फील्ड ले लेते थे। हाँ। तो आफ्टर साइंस फील्ड अगर कुछ करना है तो ऑप्शंस थे डॉक्टर या फिर इंजीनियर। ओके। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत करियर ऑप्शंस है, बट तभी देयर वर लिमिटेड ऑप्शंस बिकॉज देयर वाज लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट। ओके। तो वैसे ही 10th में डिसाइड हुआ कि अभी डॉक्टर बनना है, तो फिर साइंस में एडमिशन लिया। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स लिए थे। बट मैंने एक एडिशनली मैथ्स भी लेके रखा हुआ था। ओके। क्योंकि
बिकॉज एमबीबीएस भी बनना है, अगर एमबीबीएस करना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना है ओके, मतलब पीसीएम के साथ आपने मतलब मैथ्स आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ था? एक्स्ट्रा। ओके 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 ओके। तो वोल एंड सोल प्रोसेस आपकी हुई थी 10th के बाद परसेंटेज वाइज। ओके, तो मुझे एक जानना था कि 10th के बाद आपने बोला कि साइंस लिया आपने, करेक्ट? एंड देयर इज सेइंग लाइक परसेंटेज बहुत क्राइटेरिया मैटर करता है डॉक्टर बनने के इसमें, करेक्ट? तो इज इट समथिंग लाइक, मैंने काफी सोसाइटी में सुनते भी आ रहा हूँ मैं कि 90% लिया तो डॉक्टर बनो, 80% लिया तो डॉक्टर बनो। इज इट लाइक परसेंटेज क्राइटेरिया आता है डॉक्टर बनने की इसमें? ऐसे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मतलब कट ऑफ्स है। अगर साइंस में एडमिशन लेना है, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए परसेंटेज कट ऑफ्स होते हैं। सो फॉर इफ यू आर इन दैट परसेंटेज कट ऑफ, यू विल गेट एडमिशन इनटू अ गुड साइंस कॉलेज। ओके, एंड बाकी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर 12th। तो ऐसे सोचा जाता था कि 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। ओके, 12th के बाद में यू हैव टू गिव नीट, तभी सीईटी एग्जाम्स थे, नीट यूजी एग्जाम्स या फिर सीईटी एग्जाम्स। ओके, तो उसमें अच्छा स्कोर करने पे यू गेट एडमिशन इनटू एमबीबीएस। Okay. और उसमें भी अगर गुड मार्क्स है तो यू विल गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। अगर ओके मार्क्स है देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज आते हैं। सो धनश्री मैम, आपने जैसे हमको बताया कि इट इज नॉट दैट कि 12 के परसेंटेज डिसाइड वेदर यू बिकम अ डॉक्टर और नॉट, ओके? तो आपने बताया कि नीट की एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन एक जो चीज मुझे डाउट है, मैं पूछना चाहूंगा, बिफोर इट वाज सीईटी एग्जाम्स, नाउ इट इज नीट एग्जाम्स। सो कैन यू प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन एटलीस्ट फॉर मी, एंड एक प्रोसीजर हमको बताइए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है? जो पहले सीईटी एग्जाम थे इट वाज अ स्टेट एग्जाम, बट अभी जो नीट एग्जाम है इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड, ऑल ओवर इंडिया इट इज सेम क्वेश्चन पेपर सबको आता है। ओके, तो इसके लिए उनके जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड दे गिव द शेड्यूल फॉर इट। ओके, प्रिपरेशन के लिए पहले सीईटी के लिए प्रिपरेशन था कि एसएससी के टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज दैट वाज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, एसएससी मींस 10th के, एसएससी एंड एचएससी, एचएससी मतलब 12th तक के। ओके, बट दैट इज नाउ डिस्कार्डेड। अभी जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होते हैं जो लाइक ऑल ओवर इंडिया में सेम टेक्स्ट बुक्स है उनके। Okay. तो वो टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एनसीईआरटी, इसके मतलब अलग टेक्स्ट बुक आते हैं? हाँ, वो हमको मतलब वी कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर? इज इट अवेलेबल ऑनलाइन? अवेलेबल ऑनलाइन, अवेलेबल ऑन स्टोर्स, ओके, बुक स्टोर्स एवरीवेयर। तो इसके बेसिस के ऊपर नीट की एग्जाम्स होती है? यस, इसके लिए कोई क्लासेस होते हैं नीट के लिए? अभी तो काफ़ी क्लासेस है, मतलब एवरीवन प्रेफर्स के क्लास में जाके पढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड, इट इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, पास्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम। तो ये सब चीज़ों के लिए अभी काफ़ी क्लासेस है, बहुत जगह पे क्लासेस है। मतलब नॉर्मल अगर कोई बंदा गांव में है, अगर उसको बनना है तो एमसीक्यू एमसीक्यू व्हाटएवर आपने जो एक बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसकी पढ़ाई करनी है तो दोस क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन लाइक उसके क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी होते हैं। Okay. कोई ऐसे यू कैन गो टू सम प्लेस और वहाँ पे भी सिखाते हैं। ओके, मतलब एमसीक्यू मतलब वो जो नीट की प्रिपरेशन आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो और आप बाहर जाके भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो नीट की एग्जाम हम लोग देते हैं, इस साल में कितनी बार होती है नीट की एग्जाम? वंस ईयर, एनी पर्टिकुलर मंथ और उसमें होता है? वो उनका शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ओके, तो फर्स्ट हमको नीट का एग्जाम देना है, ओके, एंड आफ्टर दैट उसका रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर होता रहेगा? हाँ, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर उनकी मार्क लिस्ट लगती है एंड रैंक लिस्ट लगती है, एंड देयर इज अ कट ऑफ। मतलब ये कट ऑफ के अगर नीचे मार्क्स है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोसीजर। उसके ऊपर जिनको भी मार्क्स है दे आर एलिजिबल फॉर द प्रोसीजर। फिर उनकी एक काउंसलिंग प्रोसीजर होती है, जहाँ पे यू हैव टू पुट कॉलेजेस के नेम्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो आपको चाहिए। मतलब जो मुझे सबसे पहले कॉलेज चाहिए वो मैं पहला रखूंगी, उसके बाद में मैं दूसरा, तीसरा, ऐसे यू कैन फिल। ओके, और उसके बाद में द काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। फिर उसमें जो भी कॉलेज आपको लगेगा वहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना है। तो 3 राउंड्स होते हैं एंड शायद एक मॉक अप राउंड होता है। तो इसमें यू कैन अपग्रेड, मतलब आप वहाँ पे एडमिशन लेके यू कैन से कि आई वांट टू अपग्रेड। तो किसी ने अगर छोड़ दिया या फिर
above ranks में किसी अगर कोई सीट वेकेंट हो गई तो you can be upgraded to the other college which you want, which was on your higher ranks. ओके। और एक आपसे बात पूछनी थी कि आपने बोला कि रैंकिंग होती है, Yes. तो रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। Yes. एंड व्हाट अबाउट दोज हु फेल्ड, दे कैन रीअपियर आल्सो? Reappear. और जो रैंकर्स होते हैं उनके लिए व्हाट वुड यू प्रीफर, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, व्हाट वुड यू प्रीफर एज अ, मतलब आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे कि विच वन दे शुड गो फॉर? मैं यहाँ पे किसी भी चीज को, पहले चीज को प्राधान्य नहीं देना चाहता, या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नहीं, मैं सिर्फ शिक्षा के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस। यस मैम। लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट ओवर प्राइवेट कॉलेज, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। Okay. गवर्नमेंट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहता है, तो फिर लोग इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। और ये रैंकिंग जो आप बोल रहे हो, मतलब एक मेरे को ना एक बेसिक सा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में घड़ी घड़ी। रैंकिंग मतलब परसेंटेज वाइज होता रहेगा रैंकिंग, करेक्ट? परसेंटेज वाइज मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं दे पिक द रैंकर्स, और ये कैसे होता है मतलब? नहीं, इट इज़ अ काउंसलिंग प्रोसेस। तो एवरीवन इज जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने चॉइसेस फिल कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है हाँ। जिसको उसका फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा, Okay. जो सेकंड कैंडिडेट है उसको अकॉर्डिंग टू द सीट्स विच आर अवेलेबल इन दैट कॉलेज। अभी एक कॉलेज में अगर 4 सीट मतलब 150 सीट्स आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर कॉलेज और 150 लोगों ने वही कॉलेज भरा, तो फिर उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। ओके। इट इज नॉट द कॉलेज विच चूजेस, इट इज अ प्रोसीजर। ओके, ये मतलब नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ। ओके, वेल अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड। तो चलो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। सो I'll ask you about you. From where you have completed your study? Like which college you have studied? I have completed from Government Medical College, Meerut. Okay, अब मीरज, ये कहाँ पे बोला आपने है? It is Sangli, Meerut. Okay, near Sangli. Okay, that the place name मीरज. Yes. Okay, आपने वहाँ से किया सांगली में। ओके, सो आपके ना कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट। चलो अभी मेरे जो कुछ भी पॉडकास्ट देख रहे हैं इनको ये तो पता चल गया है आपको कि यानी 12th के परसेंटेज मैटर करते ही है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट के एग्जाम्स देने। नीट के एग्जाम्स के बाद आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो वंस आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कुड यू प्लीज लेट अस नो योर कॉलेज लाइफ, हाउ यू यूज्ड टू स्टार्ट योर डे? बिकॉज एक है ना, बोला जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। मैंने देखा है कि इतनी मोटी मोटी किताबें रहती है उसकी। ओके, तो ऑल एंड ऑल जर्नी क्या मुझे बताइए, मतलब ऑब्स्टेकल्स, वो एक डर भी रहता है कि इतना मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, मोरल भी कई बार डाउन हो जाता है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि हाउ यू कम अप विद दोज ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल एंड ऑल जर्नी ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ। एमबीबीएस में एडमिशन लेना, क्योंकि एक नॉन मेडिकल फैमिली से थे, तो हाँ। फिर वो जो प्रॉपर गाइडेंस, हाँ, वो यूजुअली तभी इतना नहीं था। अभी इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कहाँ से क्या करना है एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली। तो दैट वाज फर्स्ट हर्डल फॉर मी दैट टाइम के अभी एमबीबीएस में कैसे जाए, कौन से क्लासेस ले, क्या बुक्स पढ़े। ओके, आफ्टर गेटिंग इनटू एमबीबीएस फिर वापस से कि अभी यहाँ पे कौन से बुक्स पढ़े, ओके, हाउ टू अप्रोच, Okay. क्योंकि इट इज इतने, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बुक्स होते हैं, तो इतना सब कुछ ग्रास्प करना इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। यू हैव टू बी स्मार्ट टू स्टडी फॉर इट। तो वो स्मार्टली कैसे वर्क करना है, कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को, विच सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ोगे, वो सब करते करते फिर मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में वी हैव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अभी हार्ट के एग्जाम्पल से बता देती हूँ। अभी फॉर एग्जांपल हार्ट, तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा है वो बताते हैं। Okay. फिर फिजियोलॉजी में बताते हैं कि हार्ट कैसे पंप करता है। ओके, फिर उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री में कि व्हाट केमिकल्स आर देयर इन द हार्ट विच कॉजेज द हार्ट टू पंप। तो ये Okay. सब इन डिटेल एवरी ईयर में पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मली आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया, वी गॉट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट आल्सो। तो आप एक चीज मुझे बताइए, बिकॉज सिलेबस इज कंप्लीटली डिफरेंट, यस, because till the 12th what you are studying definitely is not there in the MBBS studies, correct? तो और एक चीज, वहाँ पे आप जब कॉलेजेस में गए, आपका डे कैसे स्टार्ट होता था? हाउ वाज योर डे, लाइक हाउ यू स्पेंड योर टाइम इन द 24 आवर्स? आप बता सकते हो कि हाउ मच टाइम यू यूज्ड टू स्टडी,
एक पर्सनल लाइफ भी होती थी, उसको आप कैसे मतलब हैंडल करते थे? तो मॉर्निंग में 8 o'clock को लेक्चर्स चालू हो जाते थे। Okay. फिर ईच लेक्चर यूज टू बी ऑफ 1 hour। ओके फिर 1 hour के लेक्चर के बाद थोड़ा ब्रेक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर, ऐसे Okay. एंड देन लंच ब्रेक होता था। फिर वापस से इवनिंग में लेक्चर्स होते थे। ओके तो इवनिंग लेक्चर्स अराउंड 4 to 5 ख़त्म हो जाते थे। फिर Okay. उसके बाद में मतलब आप थोड़ा कहीं पे जा सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कम बैक टू योर हॉस्टल रूम, स्टार्ट स्टडी मतलब एक ओवरऑल कितना घंटा पढ़ते थे आप अपने मतलब? तो मॉर्निंग अगर लेक्चर्स कंसिडर किए जाए तो 8 to 5 तो वो लेक्चर का टाइम हो ही गया। हाँ फिर उसके बाद में जो नाइट का टाइम मिलता था उसमें 4 to 5 hours ऑफ स्टडी। ओके मतलब पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, तो मैं भी पता था मुझे। ओके तो ऑल एंड ऑल आपका डेली का शेड्यूल हो गया। ओके Yes. तो कितने साल आपने एमबीबीएस किया आपने? तो MBBS टोटल 4 years, 4 इयर्स का। 4 years ऑफ लर्निंग एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप। तो टोटल ऐसे 5 years हो 5 जाते हैं। इयर्स आपने बोला एमबीबीएस आपने 5 साल में कंप्लीट किया, करेक्ट? ये 5 साल में ईच ईयर देयर शुड बी सम एग्जाम्स और सब सेमेस्टर्स होंगे। आप जब एमबीबीएस कर रहे थे तब आपने मतलब हर साल कितने एग्जाम्स थे एंड हर 5 साल में इतने 5 साल में आपने टोटल कितने एग्जाम्स क्लियर किए, आप बता पाओगे? टोटल फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी एग्जाम, एवरी ईयर देयर इज अ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड बाकी इंटरनल असेसमेंट्स होते रहते हैं। ओके तो एवरी ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में एक यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी, फिर थर्ड हाँ। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, थर्ड माइनर और थर्ड मेजर। ओके तो थर्ड माइनर में फिर से एक यूनिवर्सिटी एंड थर्ड मेजर में फिर फाइनल एग्जाम। ओके इतना सारा एग्जाम्स होता था। यस। अच्छा क्या मर्चेंट नेवी सिलेक्ट किया मैंने नहीं वो भी काफी टफ है, लेकिन तब भी ये हो गया फर्स्ट ईयर का। एंड इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज समवन फेल, लाइक ग्रेजुएशन करते तो एटीकेटी ये सब मसला रहता है, इसमें भी कुछ ऐसा होता है एटीकेटी वाला हिसाब? फिर बीच में वापस से एक बार एग्जाम्स होते हैं हाँ। जिसमें यू कैन रीअपियर, अदरवाइज फिर वापस से नहीं तो फर्स्ट ईयर रीअपियर करना पड़ता है। सो आपने बोला कि इतना सारा एग्जाम्स आपको देना पड़ता है, ईच ईयर इज द सेम प्रोसेस यस। एंड फाइनल एक 4 साल के बाद 5 साल 5वें साल आप इंटर्नशिप करते हैं। ओके ये इंटर्नशिप यू डू इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल और कैसे होता है? मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनसे अटैच, मतलब इट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। Okay. तो वहीं पे काम करते हैं, मतलब डिफरेंट रोटेशंस लगते हैं Okay. इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी Okay. डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, ENT, ऑप्थेम, कैजुअलिटी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये सब के रोटेशंस होते हैं। तो 1 year में यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके तो जैसे हमारे फील्ड में होता है मर्चेंट नेवी फील्ड में एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होता है, मतलब उस पर्टिकुलर हम लोग का भी इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसमें जैसे आपके 1 साल है, हमारे यहाँ पे 18 महीना है, तो वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक पूरा होना चाहिए। Yes. ओके तो वैसे भी आपके पास कुछ ऐसा ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होता है या फिर हाउ मतलब हर एक फील्ड का एक रिकॉर्ड हुआ रहता है? यस, उसका भी एक रिकॉर्ड बुक रहता है जिसमें Okay. व्हाट एवर प्रोसीजर यू हैव डन वो सब उसमें आ जाता है। डॉक्टर्स एंड में हाँ एमडी डॉक्टर्स वगैरह फिल करते रहेंगे उसको, हाँ, करेक्ट? एंड एंड में फिर उनका मतलब जिस डिपार्टमेंट में काम किया है वहाँ से आपको रिमार्क मिलता है। इंटर्नशिप के लिए कॉलेजेस सिलेक्ट हॉस्पिटल सिलेक्ट करते करेक्ट स्टूडेंट्स को, या फिर इंटर्नशिप पाने के लिए कुछ उधर भी कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया है, लाइक हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग? नहीं, आप जिस कॉलेज में काम कर रहे हो उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में आपको वो इंटर्नशिप करनी है। ओके कोई दूसरे कॉलेज में नहीं भेजते। नहीं भेजते वो लोग, मतलब अगर समझो मैंने फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने मीरज कहा जहाँ से आपने किया, उनके खुद के हॉस्पिटल है Yes. वहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया। जैसे प्राइवेट अगर किसी कॉलेज में मैं अपना एमबीबीएस कर रहा हूँ तो प्राइवेट उनका उसी कॉलेज में उसी हॉस्पिटल में, कॉलेज का हॉस्पिटल, हाँ उधर ही इंटर्नशिप होती है। तो ये मतलब क्या- कॉलेजेस उसी मेडिकल कॉलेज उसी जगह पे होता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं। आफ्टर यू हैव प्रॉपर डिपार्टमेंट्स तभी उसको कॉलेज मिलता है, मतलब यू कैन देन टीच स्टूडेंट्स। ओके वेल अंडरस्टूड, मतलब जो डॉक्टर्स है हॉस्पिटल के वही कॉलेज में पढ़ाते हैं, यस। करेक्ट? वेरी नाइस। तो एक और चीज मुझे पूछनी थी ये चीज को लेके कि ये 4 साल की पढ़ाई 5 साल की इंटर्नशिप के बाद आपको एमबीबीएस डिग्री मिलती है, करेक्ट? मतलब 5 साल के परिश्रम के बाद एमबीबीएस। ओके आपका भी टोटल 5 साल में आपको एमबीबीएस डिग्री मिल चुकी थी। अभी मुझे आपको ये पूछना था कि ये एमबीबीएस की डिग्री मिलने तक के 4 साल 5 साल में सबसे बड़ी दुविधा क्या आपने फेस की है? व्हाट वाज द मेजर ऑब्स्टेकल्स जो आपने फेस किए थे जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे?
ताकि उनको भी पता चले कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए। तो व्हाट वाज द मेजर ऑब्स्टेकल जो आपको याद होगा? फर्स्ट तो एक कि अगर यू आर कोई और सिटी में रह रहे हैं, कोई और जगह रह रहे हैं, देन यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट न्यू प्लेस, वहाँ पे हॉस्टल में रहना, टू एडजस्ट टू दैट हॉस्टल लाइफ। अभी तक 11th-12th घर में यू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट, फिर Correct. बाहर निकलते हैं तो फिर देयर इज़ अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू प्रॉब्लम्स टू फेस। तो वो Exactly. हॉस्टल लाइफ को एडजस्ट करना इनिशियल डेज में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर इवेंचुअली वो भी हो जाता है। हो जाता है। ओके, मतलब हॉस्टल डेज वहाँ पे 4 साल पूरा आपने वहाँ पे हॉस्टल Yes, में रहा। हॉस्टल में। और आपका जस्ट आई एम गेटिंग लिटिल थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। आपने कहा सांगली से आपने वहाँ पे एमबीबीएस की स्टडीज की, और वैसे आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हुआ है? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई वसई। ओके, तो मुंबई से आप वहाँ पे आपको सांगली में जाना पड़ा। एक और मुझे आपसे पूछनी थी कि आपने बोला सांगली के कॉलेजेस, आप मुंबई में कोई कॉलेजेस इससे नहीं है जहाँ पे आप मुंबई में ही आप कर सकते थे, या फिर फीस क्राइटेरिया मैटर कर रहा था उस वक्त, या फिर? नहीं, इट इज ऑन योर रैंक। ओके, इट इज ऑन द रैंक। यस। तो वो रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज असाइंड College. हुआ, आपने वहां से आपने एमबीबीएस किया। व्हाट इफ अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे रैंक आया है, वहां से मेरा हो चुका है, बट इफ आई वांट टू चेंज द कॉलेज, आई कैन डू सो? इन सेकेंड ईयर यू कैन, आफ्टर डूइंग योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ऑप्शन होते हैं, Okay. बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स गेट थ्रू इट। ओके, तो- मतलब उनका भी अलग क्राइटेरिया है अगर इफ आई वांट टू चेंज द कॉलेज, यस। बट कैन बी डन। बट हाँ, वो अभी हमारे टाइम पे तब था वैसे, बट आई डोंट नो वेदर इट इज एप्लीकेबल नाउ ऑल्सो। Okay, that means depend upon to college Correct. from where you guys are doing it. Well understood. So, मैम, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में आपने बताया आप एमडी डॉक्टर भी हो, तो एमबीबीएस और एमडी में क्या आप हमको फर्क बताओगे, क्या होता है? मैंने डीएनबी मेडिसिन किया है, विच Okay. इज़ नाउ इक्विवेलेंट टू एमडी। दोनों का भी कोर्स 3 इयर्स का होता है। तो फिर अभी एमबीबीएस इज इन जनरल, सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, बट अगर एमडी, एमएस या फिर डीएनबी करना है तो उसमें इट इज़ अ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Okay. मतलब जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। तो दीज आर ऑल सुपर स्पेशलिटीज। वेल अंडरस्टूड। मतलब एमबीबीएस मतलब ओवरऑल स्टडीज हो गई, एंड एमडी मतलब स्पेशलिटी जैसे आपकी है जनरल मेडिसिन में, करेक्ट? बट एक और चीज, एमबीबीएस डॉक्टर्स कैन परफॉर्म सर्जरी और नॉट? दे कैन इमरजेंसी प्रोसीजर सच एज अगर कुछ स्टिचिंग है, लैसरेटेड वुंड्स है तो उसको स्टिचिंग करना, वो सब कर सकते हैं, हाँ. बट जो मेन सर्जरीज होता है वो नहीं कर सकते। Okay, and how about the MD? MD can perform? Like if they have a specialty, they can. Yes, MS, then they are surgeons. They are surgeons. Okay, well understood. So, could you please let me know कि जैसे आपने बताया MBBS के 5 साल, फिर MD करने के लिए और 3 साल, Yes. बाप रे, मतलब टोटल 8 साल, करेक्ट? तो why you chosen to be a MD? मतलब एमडी करने का डिसीजन आपने क्यों लिया है? बीइंग अ एमबीबीएस डॉक्टर इज आल्सो प्रिविलेज वन सोसाइटी में, बट व्हाई एमडी? आपने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मुझे प्रॉपर, मतलब जो जनरल मेडिसिन फील्ड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दैट एमबीबीएस तो मतलब इन जनरल है, बट हाँ. आई वांटेड टू वर्क इन आईसीयू, आई वांटेड टू लाइक बी देयर व्हेन समवन नीड्स, लाइक Okay. तो उसके लिए आगे जाके व्हेन यू आर एन एमबीबीएस आप एक क्लिनिक खोल सकते हैं, यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो, बट एमडी मेडिसिन करके बहुत ज़्यादा लाइक इट एक्सपोजेस यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। अंडरस्टूड, मतलब अपग्रेडेड वन, यस। करेक्ट, अपग्रेडेड वर्जन हो गया, मतलब आप आईसीयू पेशेंट्स को वगैरह वहाँ पे जाके आप ट्रीट कर सकते हो, दैट इज व्हाई यू बिकम एमडी। ओके, एंड फॉर नाउ यू आर वर्किंग फॉर अ हॉस्पिटल ओनली, ओके? एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि इतने कितने साल से आप कर रहे हो मैम प्रैक्टिस अभी एमबीबीएस बनने के बाद? हाउ सिंस व्हिच ईयर यू हैव बीन वर्किंग विद द हॉस्पिटल? जो जूनियर रेसिडेंसी पीरियड होता है विच स्टार्टेड इन 2022, Okay. 2025 में जूनियर रेसिडेंसी खत्म हुआ, Okay. अभी 1 ईयर ऑफ सीनियर रेसिडेंसी चल रहा है। ओके। तो इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पीरियड में इज देयर एनी चैलेंजेस यू फेस और एनी पेशेंट यू ट्रीटेड जो आपको याद हो, या फिर कोई ऐसी केस स्टडी जो हम आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे?
वैसे मेडिसिन के फील्ड में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट कोई एक एक्सपीरियंस होता है, कोई एक पेशेंट होता है जो याद रह जाता है। हाँ। तो जब आईसीयू में काम कर रहे थे तभी फ़ोन आया कि एक 17-year-old Okay. ही हैज़ कम विथ अनकॉन्शियसनेस। Okay. अभी जब हिस्ट्री लेने पे पता चला कि ही वाज टाइप 1 डायबिटिक, मतलब पहले से उसको डायबिटीज था। ओके। और फिर उसके बाद में जब आया तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया था वो। फिर उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया मींस सॉरी लो शुगर्स हो गए थे उसके। Okay, low और उसके sugar. वजह से ही हैड बिकम अनकॉन्शियस, Okay. बट इन दैट ही हैड वॉमिटेड। तो मे बी द वॉमिट when he came to the ICU we saw that his oxygen is low. ओके। So maybe the vomit had gone into his lungs और उसके वजह से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं हो रहा था। तो फिर वी इमीडिएटली इंट्यूबेटेड द पेशेंट, वेंटिलेटर पे लिया उसको। उसके बाद में द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस उसका लंग प्रोफाइल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लूइड मैनेजमेंट उसका, इन्फेक्शन मैनेजमेंट ताकि उसको और कोई इन्फेक्शन ना हो। ये Okay. सब करके एट द एंड ऑफ 7 days he became all right. We took him off the ventilator, and when he was being shifted to ward, tabhi his father and he himself had a smile and thank you to us. So that was the most like सार्थक हो गया। मतलब आपकी जो पढ़ाई, आपने किसी की जान बचाई, मतलब वो सार्थक हो गया। एंड आई वुड से कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ हिज मॉम एंड डैड आल्सो। हमको भी सुनने में बहुत अच्छा लगा। बट मैम आई विल टेक यू बैक टू 2019, 20, 21, 22, दोज टाइम वेयर वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। दैट वाज द कोविड टाइम था। कोविड में हम लोग अक्सर बहुत स्टोरीज सुनते हैं कि ऐसे इफेक्ट किया, बिजनेस को इफेक्ट किया, बट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड यू गाइज वेर द फ्रंट वॉरियर्स। आप थे जो लोगों की, आप लोगों ने सेवा की। तो एज अ डॉक्टर, हाउ विल यू इलाबोरेट दिस कोविड एरा? हाउ मच दैट affected you and your family? Because हमें बोला जाता था बाहर, घर के बाहर मत जाओ, कोविड हो जाएगा, लेकिन आप खुद उस सिचुएशन में थी। तो उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट हो गया, या फिर हाउ यू एक्सप्लेन दैट थिंग एज अ डॉक्टर? COVID era was very dark. Exactly. Life was extremely unpredictable. Yes. मतलब कुछ भी हो रहा था, but people who were healthy, people who were having proper diet, proper lifestyle, they survived. Okay. Mostly the people who were elderly, जिनको बहुत ज़्यादा comorbidities थे, मतलब डायबिटीज़ था, hypertension, already pre-existing diseases जो थे जिनको, उनको वो ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। हाँ. हमें भी मतलब when we used to work in COVID environment, पूरा दिन पीपी, 2 मास्क, उसके ऊपर वो N95 मास्क, पूरा पीपी पहनना है और उसके बाद में अंदर जाना है। मतलब दिखता भी नहीं था, ऐसे पूरा फॉगिंग हो जाता था। इतना मतलब पसीना, और उसी में बैठे रहो। यू हैव टू स्टे इनसाइड ओनली, यू कैन नॉट कम आउटसाइड, क्योंकि वापस से सब पीपी निकालना, Yes. फिर वापस से पूरा वॉश होके बाहर निकलना। सो पूरा टाइम अंदर ही बैठे रहो। तो इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टोल, बट देन काम है Yes. लोगों की सेवा करने अपने। it और was our choice. and how about your mom and dad, and how they what was their thinking when you were used to go out? घर के बाहर पैर रखना उस particular situation में, they must be worried that time. Yes. तो how they used to tackle this situation? So ऐसे ड्यूटीज होते थे कि मतलब लाइक कंटिन्यू काम करो, उसके बाद में थोड़ा टाइम छुट्टी मिल जाता था, which was quarantine period actually. Yes, okay. So we were not supposed to go home. Okay. So you were staying in the hotels or the hostels which were provided. उधर ही Okay. रह के काम करो। तो सिर्फ मतलब पेरेंट्स से सिर्फ हमें भी उनकी चिंता कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो बी केयरफुल, Understood. घर के बाहर मत जाओ। बट देन आई यूज टू अवॉइड गोइंग होम, क्योंकि मेरी वजह से उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे। तो ओनली ऑन वीडियो कॉल्स। ओनली वीडियो कॉल्स और उसके थ्रू बातें होती थी। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम आपके लिए भी था एज वेल एज हमारे लिए। तो सारे व्यूअर्स की तरफ से और मैं सब जनता की तरफ से आपको बहुत तहे दिल से थैंक यू फॉर योर ऑल द hard work which you did during the COVID. Not only just you, all the doctor community, and never got chance to say thank you. So I'm saying thank you to all the doctors and lots of love from all the viewers and from S2S. Let's get back to our podcast. You said about MD and MBBS, and the person who is pursuing the MBBS, आप क्या सोचते हो उसमें क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज उसको पॉजेस करने चाहिए टू बिकम अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर, ये फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए?
अभी जैसे नाउ वी आर डिस्कसिंग कि एमबीबीएस खुद अकेला 5 साल, उसके बाद में अगर एमडी करना है तो और 3 3 साल, साल। अगर उसके बाद में और सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो और 3 साल। तो Okay. इन जनरल इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। मतलब यू कैन सी दैट योर peers who are from other streams, they are already settled in their life, but अभी your life is just starting. तो that dedication to continue with the education, and it is education which will stay for, like, you have to continuously read, continuously listen, क्योंकि इवन अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया, आप एक न्यूरोसर्जन भी बन गए, तो उसके बाद भी यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, तो Okay. आर्टिकल्स पढ़ते रहो एंड एवरीथिंग। तो दैट डेडिकेशन टुवर्ड्स लर्निंग एंड एजुकेटिंग सेल्फ शुड बी देयर। Okay. Other quality which I would say is compassion, empathy and humbleness, kindness towards the patient। मतलब जितना पेशेंट्स को आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उससे 50% उनको काइंडनेस की ज़रूरत है। जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन आते हैं, मतलब मोर देन 60 years, दे यूजुअली दे हैव बहुत कम मतलब सिम्टम्स रहते हैं उनको, दे से ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, बट इफ़ यू स्पीक टू देम प्रॉपरली, उसमें उनके आधे दर्द कम हो जाते हैं। तो that compassion, that empathy, that kindness should be there. Okay. So, students, you get to know these are the qualities should be there. अगर नहीं है तो उसको possess करो और फिर you can become a good doctor. Okay. और एक मेरे पास सवाल आपसे ये है कि burnout होता होगा महसूस, okay? उससे बाहर निकलने के लिए during, I would say not only just this time, but स्टार्टिंग से जब आपने एमबीबीएस करने का सोचा, तब से लेके एमबीबीएस बने एमडी बनने तक बर्नआउट होता रहेगा, उससे ओवरकम करने के लिए आप क्या करते थे? उससे ओवरकम करने के लिए मतलब घर वालों से बात करना, ओके। एक दिन कभी ऐसे रेस्ट ले लेना, तो उस Okay. दिन सोना है, कंप्लीट सोना है या फिर कभी बाहर चले गए। एंड Okay. हॉबीज आउटसाइड मेडिसिन, reading, Okay. if you are a very good dancer you can continue dancing, if you like exercising, exercise, yoga, meditation, practicing mindfulness, ओके। this all helps eventually. सो डांसिंग बोला आपने, ये सब चीज़ों के लिए अभी आपने देखो पढ़ना तो है ही, कोई भी फील्ड होने दो, चाहे वो आई वुड से इंजीनियरिंग होने दो या फिर डॉक्टर्स या फिर मैटरनिटी, कोई भी फील्ड हो, जो आपने बोला वो हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन एंड ऑल, और प्लस पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितना मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कॉलेज के बाद भी और 6-6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तब भी ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल आपके लिए, मतलब आपको क्या पसंद है करना? जैसे आपने तो 10 चीज़ें बताई, डांसिंग वगैरह, आपको क्या करना पसंद है जब आप बहुत ज़्यादा चीड़ में या फिर बहुत ज़्यादा थक जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, तो आपको क्या करना पसंद है? गाना सुनना, ओके। कभी डांस कर लेना, Okay. या फिर सो जाना, मतलब शट डाउन कर देना खुद को, एंड देन रीसेट हो जाता है। अरे वाह, वो भी है, सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, गाना सुनते सुनते सो जाओ। दिस थिंग इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, डजंट मैटर विच प्रोफेशन यू आर इनटू, मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू आवर स्टूडेंट अबाउट द मेंटल हेल्थ? बिकॉज इतना सब कुछ पढ़ना है तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को क्या सलाह दोगी मेंटल हेल्थ को लेके? वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, कभी Yes. 24 आवर शिफ्ट, कभी 36 आवर शिफ्ट करनी है, और उसके एंड ड्यूरिंग दैट शिफ्ट इट इज़ नॉट दैट यू कैन स्लैक ऑफ, क्योंकि एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड इट इज़ जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू डिसाइड कि क्या हो रहा है और मैं क्या ऑर्डर दूँ, क्या ट्रीटमेंट ऑर्डर दूँ। स्पेशली वर्किंग इन ICUs, मॉनिटर का बीपिंग जो रहता है चालू रहता है कंटिन्यूसली, उसमें स्लाइट चेंज होना मतलब हार्ट रेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो दैट इतना अलर्ट रहना पड़ता है। तो उसके बाद में इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। उसके Okay. बाद में एवरी डे यू आर डीलिंग विद डेथ्स, एवरी डे यू आर डीलिंग विद ग्रीव्स, एवरी डे आप किसी को, इफ़ यू आस्क अ पेशेंट आप कैसे हो, तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ करके ऐसे। एवरीवन हैज़ कम टू यू फॉर सम एलिमेंट। डेफिनेटली तो लिसनिंग टू दैट एवरी डे इट टेक्स एन इमोशनल टोल ऑल्सो। सो ये सब के लिए यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो उसके लिए यू हैव टू टेक ब्रेक्स बीच बीच में, टेक फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रेक। आपके कलीग से बात करो, आपके पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, थोड़ा घूम के आ जाओ, कुछ मूवी, एंटरटेनमेंट, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू शुड प्रैक्टिस सम मेडिटेशन। इट शुड नेवर हैपन दैट you should always say yourself कि it's okay that you are not able to do it. It's all is well. Yes. Okay. It's okay that नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं हो पाया मुझसे ये. Was it my mistake? Was something wrong? It is okay to reflect, but it is not okay to ruminate on it. You have to reflect it ताकि आप next patient उससे और अच्छे से देखो. Okay. Then step 2 is कि भाई if you are feeling something, seek help. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे कैसे डॉक्टर ही जा रहा है एक साइकेट्रिस्ट के पास में, काउंसलर के पास में. देयर इज नो हार्म इन इट. यू शुड बी मेंटली सेन फॉर इट. एंड द अदर थिंग इज लाइक आउटसाइड मेडिसिन हॉबीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आउटसाइड मेडिसिन हॉबीज मतलब भाई मतलब डॉक्टर्स के लाइक पढ़ाई और ये सब छोड़ के दूसरे हॉबीज चाहिए. ओके, वेल अंडरस्टूड. मतलब खुद के लिए एक अपना एक हॉबीज लेके चलो, जिससे अगर कुछ सैचुरेशन या फिर जैसे आपने बोला वो थॉट प्रोसेस हो, उस चीज में आप इंडल्ज हो जाओ, मेंटल स्टेट को थोड़ा काम डाउन करो, फिर वापस अपने बैक टू स्क्वायर वन. आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली मैम, जो एक्चुअली डॉक्टर के पेशे में ही नहीं, आई थिंक मैं जिस पेशे में हूँ या फिर एनी फील्ड, ये बहुत अच्छे से काम आती है. सो धनश्री मैम, टिल नाउ वी गेट टू नो अबाउट NAT एग्जाम्स, बाद में 4 साल का MBBS, MBA, MD, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमको मिला. मेन अगर डॉक्टर या फिर कोई भी प्रोफेशन में मेन आता है फीस स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड. बिकॉज चलो बच्चे ने तो तय कर लिया कि उसको ये बनना है, लेकिन मेन जो बर्डन होता है वो पेरेंटिंग के ऊपर होता है, पेरेंट्स के ऊपर होता है. Because they has to pay for their fee and for their education. So for the doctor, okay, all in all, from start to end, जब आपने complete किया ये 8 साल की जर्नी, okay, start to end में approximate आपका कितना expenses हुए थे आपने जब किया था तब? मैंने जब किया था तो अराउंड पर ईयर 90 to 1 लाख फी था. Okay. फिर उसके बाद में इंटर्नशिप में तो यू गेट अ स्टाइपेंड. Okay. तो हमारे टाइम पे अराउंड 11,000 स्टाइपेंड हमें मिलता था. Okay. और अभी कितना मिलता है? और approximate, I'm just asking. No, it's okay. We are not going to talk about the money factor here, as we decided. चलो, तो per year is around 1 lakh. और आपने कौन से साल में किया था ये फर्स्ट ईयर? 2014 to 2021. 21 तक आपका टोटल मतलब पर ईयर के हिसाब से 1 लाख. और ये जो फीस स्ट्रक्चर है, यू हैव टू पे एवरी ईयर या पूरे साल 8 साल का ऐसा कुछ है? पूरे साल का एक बार में आपको देना है. और जो आपने बोला था नीट के क्लासेस वगैरह होते हैं, उनकी फी के बारे में आपने जब किया था तब आप हाउ मच यू पेड फॉर द नीट क्लासेस? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट क्लासेस. मतलब कोई लोकल क्लास है या फिर कोई मतलब लाइक द क्लासेस व्हिच आर ऑल ओवर इंडिया ऐसे, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो तभी आई थिंक मेरा 1 लाख था पर ईयर. ओके. तो ऑल एंड ऑल मतलब अगर मुझे MBBS डॉक्टर बनना है और 5 साल में अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लाख रुपया उतना आप कंसिडर कर लो. ओके. उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स भी होते हैं. मतलब जब MBBS में एडमिशन लेते हैं तो देयर आर फ्यू स्कॉलरशिप्स आल्सो व्हिच मतलब फिर 50% ऑफ द फी इज पेड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट 50% यू कैन. सो स्कॉलरशिप के बेस के ऊपर मतलब इफ यू गेट द स्कॉलरशिप, वो फीस आपको 50% गवर्नमेंट पे कर देती है. ओके, वेल अंडरस्टूड. मतलब ये जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन पूछा बिकॉज पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बनने जा रहा है, वो स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज द लेटर पार्ट, बट इनिशियली दे हैव टू हैव दिस मच मनी रेडी so that his son or daughter can become a doctor. Well understood. Thank you very much for giving this valuable information about this doctor and कैसे बनना है. तो I want to talk about further about the myth and fact of doctors. Okay? तो पहला myth जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, by God अभी तक मैं सुन ही रहा हूँ कि ठंडा खाओ तो सर्दी हो जाती है. Is it like that? It's a myth. It's a myth. मम्मी मैं ठंडा पानी पिएगा. तो व्हाट्स अ मिथ अबाउट दिस?
ठंडा खाने से नहीं होती सर्दी, लाइक ये पहले से बचपन से इट इज नॉट दैट, मतलब ठंडा खाने से सर्दी होती है ऐसे नहीं. यूजुअली कोल्ड एनवायरनमेंट्स में जो वायरसेस रहते हैं, Okay. मतलब द वायरसेस दे प्रिवेल इन कोल्ड एनवायरनमेंट. मतलब जब ठंडी वगैरह आती है या फिर अभी बारिश का सीजन, तो इन्फ्लुएंजा H1N1 जो हम सुनते हैं, दैट इज मोर नाउ. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. इट इज नॉट कि आप ठंडा खा रहे हो उसके वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं. Okay, because I'll say one thing. Whenever I used to be at sea, मतलब शिप पे मैं रहता था, वहाँ पे ठंडा पीता था, खाता था, कभी सर्दी नहीं होती थी मुझे, कभी नहीं सर्दी. मैं हमेशा सोच में लगता हूँ, जैसे मुंबई में मैंने पैर रखा, हर 3 दिन बाद मुझे सर्दी होती थी. तो एक तरीके से वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार वहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ यहाँ पे कैसे हो रही है. तो थैंक यू वेरी मच. अभी ये मेरी मम्मी पॉडकास्ट अगर देख रही है तो वो बात नहीं है, ठंडे खाने से सर्दी नहीं होती. सेकेंड मिथ, अक्सर मैं अपने आप से ही लेके बोलूंगा, रात को दही खाने से पेट खराब होता है. ऐसा बोला जाता है. इज इट फैक्ट? इसमें कुछ फैक्ट है? नहीं, इट्स ऑल्सो मिथ. इट्स ऑल्सो मिथ. येस. मम्मी नाही बोलणे का वापस. तो वाय इज इट सो? म्हणजे खाऊ शकतो आपण दही, बरोबर, हम खा सकते हैं दही रात को, करेक्ट? इट्स ऑल्सो मिथ. अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टॉलरेंस, अगर बॉडी को टॉलरेट होता है तो खा लीजिए. नहीं तो- Okay, okay. And how about there are something like multivitamins. Is it necessary on daily basis take multivitamins? मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे नेसेसरी नहीं है. Okay. मतलब इफ यू हैव सम डेफिशिएंसीज तो ज़रूरी है उनको लेना. किसी को B12 डेफिशिएंसी होती है तो B12 का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. आयरन डेफिशिएंसीज है, आयरन सप्लीमेंट्स. विटामिन डी Okay. डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स. बट डेली बेसिस सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स का सप्लीमेंट लेना इज नॉट नेसेसरी. Okay. And there is a one more saying that since you have done MD in medicines and all, हम लोग छोटी छोटी चीज के ऊपर एंटीबायोटिक्स लेते हैं. पैरासिटामोल इज वन ऑफ देम, डोलो एंड ऑल. जरा मेरी मम्मी की भी आदत है कि सर में दर्द हुआ डोलो लो, इधर दर्द हुआ डोलो लो. इज इट गुड थिंग टू हैव? अभी बोला जाता है, मैंने सुना है कि उससे किडनी फेल होते. आई रियली डोंट नो, आई एम आस्किंग अ डॉक्टर नाउ. इज इट समथिंग, ऐसा कुछ होता है क्या? पैरासिटामोल इज नॉट एन एंटीबायोटिक. Okay. पैरासिटामोल इज NSAIDs NSAIDs, या फिर okay. एंटीपायरेटिक Antipyretic. जो पेन को कम करता है, फीवर कम करता है. हाँ. तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग मेडिसिन है. मतलब जो कोई ऐसे ड्रग्स है, कोई हाई पावर ड्रग्स बोल सकते हैं उनको. दे कॉज किडनी डैमेज इफ यू आर टेकिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. तो उसके वजह से किडनी, मतलब लाइक क्रॉनिक किडनी डिसीजेज या फिर अक्यूट किडनी इंजरी, वो सब हो सकता है. बट टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऐसे, मतलब लाइक अजिथ्रो ले लिया, अजिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक. I know. Yes. अजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सक्लाव, दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स. तो इनको ऐसे, मतलब लाइक ठंडी हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया तो ले लेना इज नॉट गुड, क्योंकि इसकी वजह से फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है. अभी वो जो बैक्टीरिया है, इट हैज़ डेवलप्ड अ कोट अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक. Okay. दैट एंटीबायोटिक कैन नॉट पेनिट्रेट दैट बैक्टीरिया, तो इट Okay. वोंट वर्क. Okay. जब आपको एक्चुअली जब उसकी ज़रूरत है तभी इट वोंट वर्क. अंडरस्टूड. सो नॉन जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड. शुड बी अवॉइडेड. और मतलब एंड पैरासिटामोल इज नॉट पैरासिटामोल इज नॉट एन एंटीबायोटिक, पर हर चीज के लिए पैरासिटामोल लेना लेना भी अच्छी बात नहीं. और डोलो 650 दैट इज आल्सो पैरासिटामोल ओनली. पैरासिटामोल ओनली. एक और है कि बॉडी बिल्डिंग, नहीं तो एक अभी प्रोटीन शेक लोग बहुत लोग लेते हैं फॉर द बॉडी के लिए. एक वेट और हाइट के हिसाब से अपने बॉडी में पर्टिकुलर प्रोटीन मात्रा होनी चाहिए, उसके लिए वे प्रोटीन्स वगैरह है मार्केट में. तो एक बोला जाता है कि प्रोटीन्स लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है. इज इट लाइक दैट? आपको इसके बारे में कुछ है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या फिर इज इट ट्रू कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से? नहीं तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि एक एक्टर बता रहा था, आई विल नॉट टेक द नेम, कि प्रोटीन्स अगर ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 8 साल लगते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द, या आई हर्ड दिस थिंग. एंड मेरे व्यूअर्स से उन्होंने भी ये सुना रहेगा, इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें काफ़ी रिसर्कुलेट भी हुई थी. इज इट लाइक दैट कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के लिए या फिर वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसा कुछ कॉज करता है? विद प्रोटीन्स हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो. ओके. सो मतलब अगर आप प्रोटीन ले रहे फॉर मसल बिल्डिंग, यू आर वर्किंग आउट दैट मच, मतलब एक्सरसाइज उतना हो रहा है तो यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. तो उसके साथ में बट हाई फाइबर डाइट भी लेना चाहिए, सो दैट
There's no constipation. ओके मतलब प्रोटीन हाई फाइबर मीन्स यू मीन टू से ककड़ी गाजर ये सब चीजें Salads. सलाड्स fruits, वगैरह Vegetables. ओके मतलब गाइस अगर इफ समवन इज टेलिंग यू टू टेक प्रोटीन तो वो बंदा आपको जरूर ये भी बताएगा कि नॉट ओनली जस्ट प्रोटीन यू हैव टू टेक हाई फाइबर फूड आल्सो सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हम लोग में एक प्रथा है कि हम है ना एक रैपिड फायर खेलते हैं जो करण जोहर खेलता है ना कॉफी विद करण में बस इस पॉडकास्ट में उसमें फर्क है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सीज नहीं होती यार तुम लोग भी करो मत हम लोग बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी चीज कि आपको एंड में गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा ओके तो शैल वी स्टार्ट विद रैपिड फायर आर यू रेडी आई आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस ओनली सो हमारा फर्स्ट सवाल है लंबे शिफ्ट में आप व्हाट वुड यू प्रीफर कॉफी या चाय Chai. चाय नाइट शिफ्ट या जल्दी सुबह उठ के जाने की शिफ्ट सुबह उठ के जाने की शिफ्ट. नो नाइट शिफ्ट No night shifts. ओके स्क्रब्स ज्यादा कंफर्टेबल है या फॉर्मल कपड़े Scrubs. ओके पहले चलो भाई स्क्रब्स क्या होता है It is a pair of cloth which has lots of pockets, so you can keep things in it. Like one pocket में food stuff है, one pocket में pen है, one pocket में stethoscope है, and everything. So you are on the go. ओके कोई मेडिकल वेब सीरीज या फिल्म जो आपको देखना बहुत ज्यादा पसंद Good doctor. गुड डॉक्टर ये कहाँ पे मिलेगी हमको नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे है शायद नेटफ्लिक्स पे है सो मैम बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो मेडिकल से रिलेटेड आपको करना है मेरा क्लिनिक. खुद का क्लिनिक वेरी गुड और डॉक्टर मोड से बाहर आने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपके लिए Sleep. सोना है बस वेरी नाइस ओके और कुछ पर्सनल सवाल मैसेज करना या कॉल करना व्हाट वुड यू प्रीफर सिंस यू आर वेरी बिजी Message. पर consultations मैसेज पे नहीं होते. ओके उसके लिए कॉल Call ओके नहीं, in person. ओके ओके सर्जरी या डायग्नोसिस Diagnosis. डायग्नोसिस किताबें और पॉडकास्ट किताबें. चलो कोई नहीं अभी ये पॉडकास्ट के बाद तो आप बोलोगे पॉडकास्ट लेकिन नहीं मैं आई बिलीव सो कि बेस्ट वे टू गेट नॉलेज इज द बुक Yes. Thank you very much, ma'am, and it was pleasure talking to you. And first of all, बहुत short notice पे आप यहाँ पे आई है और अपने बिजी शेड्यूल से वापस से बोलूँगा कि हमारे लिए टाइम निकाला बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर का एक शेड्यूल कितना पैक्ड रहता है तब भी आपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला खास करके मेरे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और ऑल माय व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए वी नीड योर लव एंड सपोर्ट सो दैट और भी अच्छे फील्ड हम लोग इसमें कवर करेंगे एंड बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू इज अ स्मॉल बुक जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में एक अलग तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया विच इज रिटन बाय माय पार्टनर CA दर्जी सो दिस इज द बुक आप ये पढ़ना दिस विल हेल्प यू टू ऑलरेडी योर वेल्दी पर्सन लेकिन उसको वो मल्टीप्लाई करेगा एंड वेरी इजी लैंग्वेज में एक स्टोरी टेलिंग तरीके से इसमें बताया गया है कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है विच इज रिटन बाय माय पार्टनर CA चेतन दर्जी okay so this is the small gift from the S2S podcast